अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। ZTBL का जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें एक पोर्शन मैथमेटिक्स का है जिसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पोर्शन भी बोलते हैं। 20 नंबर के सवाल आएंगे ये पेपर में और इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जो इसका सेटअप किया है, क्योंकि मैंने तकरीबन 14 से 15 इंटरव्यूज़ के लिए मैंने क्वालिफ़ाई किया था और 9 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रिकमेंडेशंस हुई थी। तो ये है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा बाकी जो सूबाई कमीशंस हैं, उनके जो रिटन टेस्ट होते हैं, उनमें जो पोर्शन मैथमेटिक्स का होता है, क्वांटिटेटिव का होता है, उसकी तैयारी के लिए ये 3 लेक्चर मैंने बनाने की कोशिश की है। एटलीस्ट आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें कि आपको मैथमेटिक्स या क्वांटिटेटिव का जो पोर्शन है, वो आपको कहाँ से तैयार करना है और कौन-कौन से टॉपिक उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी मैंने जो क्वेश्चंस फेस किए थे रिटन टेस्ट के जो पेपर्स हैं उनके अंदर, मैं वो वाले टॉपिक्स जो है इन बुक्स के अंदर से हाईलाइट करूँगा, तो ये अपनी वीडियो कंप्लीट देखनी है। तो मैथमेटिक्स की बुक है मेरे पास पीडीएफ फाइल में, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगा। तो क्लास 6, 7 और 8 की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं वहाँ से हमने टॉपिक्स जो है वो चूज़ करने हैं, जिनकी तैयारी आप करेंगे तो आप कमीशंस के रिटन टेस्ट और जो बाकी जॉब्स के जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं, जिस तरह ZTBL का होने वाला है ओपन टेस्टिंग सर्विस का, तो ये आप इजीली तैयार कर सकते हैं। 20 मार्क्स की बड़ी वैल्यू होती है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। तो इसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है, पेज नंबर यहाँ पर मैंने इसको ख़त्म नहीं किया। 193 पेजेस की ये बुक है और 7 पेज पर जो है यहाँ पर एक टॉपिक लिखा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स का। ये आप लाजमी देखेंगे, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली टू डिफरेंट फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। सिंपल अल्फाज में अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो ये एक ऐसा नंबर होता है जो कि एक से भी डिवाइड हो सकता है और ये खुद से भी डिवाइड हो सकता है। इसके दो फैक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर्स होंगे, दो को आप एक से भी डिवाइड कर सकते हैं और दो को दो से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह ये जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। डेफिनेशन को भी आप देख लें इसकी एक दफ़ा, और इसकी जो एग्जांपल है इसको भी समझने की कोशिश करें कि ये ऐसे नंबर होते हैं जो डिवाइजिबल बाई वन एंड डिवाइजिबल बाई इटसेल्फ। तो ये इस तरह के नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये एग्जांपल्स भी इसमें आपके सामने नज़र आ रही है। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो कि जिनके जो फैक्टर्स हैं वो दो से ज़्यादा होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह 4 है, नंबर 4 जो है उसको आप 1 से भी डिवाइड, 1 से तो आप डिवाइड किसी नंबर को भी कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को। और 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो 2 से ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो ये इसकी डेफिनेशन है और एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। तो अक्सर क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो आता है इसका वो प्राइम नंबर के हवाले से और कंपोजिट नंबर के हवाले से वो ऑप्शंस दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कंपोजिट नंबर कौन सा है या इसमें प्राइम नंबर कौन सा है। तो ये कंपोजिट और प्राइम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है अपना क्लियर यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर 12 है इस बुक का, उसमें है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। HCF ऑफ टू और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स। तो ये HCF की डेफिनेशन है। इसको GCF भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी इसको बोलते हैं। The above definition of HCF is can also be defined as, यहाँ पर इसकी जो ऊपर वाली डेफिनेशन है यहाँ पर भी इसको डिफाइन किया गया है HCF को। इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि HCF आप किस तरह निकालते हैं। आपको ना क्वेश्चन पेपर के अंदर एक दे दिया जाएगा, 2 डिजिट या 3 डिजिट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इनका HCF निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका बताएं क्या होगा। ऑप्शंस में वो उनका सही जवाब भी होगा। तो यहाँ पर देखें इसकी एग्जांपल है पेज नंबर 13 पर। 27, 54 और 315, इसमें इसने सवाल पूछा है कि आप इन तीनों नंबर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बताएं। यानी कॉमन फैक्टर आपने देखना है और हाईएस्ट देखना है।
तो अगर 27 को यहाँ टोटली डिवीजन आपने करनी है, 27 को आप डिवाइड करेंगे 3 से तो 9 आएगा, 9 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से, इस तरह फिर 3 आंसर आएगा, उसको फिर मज़ीद 3 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके जो मल्टीपल्स हैं वो बन जाएंगे 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी ये इसके 27 के मल्टीपल्स यहाँ नीचे भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह जो है 54 के मल्टीपल्स 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 उसके बाद फिर 3 से, तो इसके जो मल्टीपल्स बनेंगे 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो इसी तरह 315 के मल्टीपल्स भी डिवाइड करने के बाद आपको हासिल हो जाएंगे। अब इन तीनों के जो मल्टीपल्स हैं उनमें आप देखेंगे हाईएस्ट कौन से हैं और कॉमन कौन से हैं, ये दो कंडीशंस हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो 3 क्रॉस 3 जो है वो तीनों में कॉमन है और सबसे हाईएस्ट भी यही है। तो ये 3 क्रॉस 3 इसका आंसर बनता है 9। तो इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज अ लीस्ट नंबर विच इज डिवाइजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। ये सबसे छोटा नंबर होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो होगा लेकिन सबसे छोटा होगा। अब एग्जांपल इसकी देखें आप, 10 के जो है ना वो मल्टीपल्स निकालेंगे, इस तरह 20 के मल्टीपल्स निकालेंगे, 30 के मल्टीपल्स मल्टीपल्स ये प्रीवियस इसके अंदर ये इस तरह मल्टीपल निकालते हैं। सर 27 के मल्टीपल्स निकले हुए हैं, 54 के निकले हुए हैं और 315 के निकले हुए हैं। एलसीएम निकालते हुए जस्ट आपने मल्टीपल्स निकालने हैं और उनमें जो सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन होगा वो आपका एलसीएम कहलाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो हमारे पास है पेज नंबर 43 पर इस बुक का, वो है ऑर्डर ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है BODMAS रूल, इसको बोर्ड मास रूल भी बोलते हैं। यानी आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशंस जो है वो दे दी जाती है, उसके अंदर ब्रैकेट्स भी होती हैं, उसके अंदर डिवीजन भी हो रही होती है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रही होती है, साथ में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन भी हो रही होती है। आपसे पूछा ये जाता है कि इसके बाज़ औक़ात तो उसको सॉल्व एक छोटी सी स्टेटमेंट होती है, यानी एक इक्वेशन मैथमेटिक्स, और उसके बाद उसके आंसर दिए होते हैं, आपने वो कैलकुलेट करके निकालना होता है। तो कैलकुलेट करने का जो तरीक़ाकार है उसमें आपने ये बोर्ड मैस रूल इस्तेमाल करना है। और बोर्ड मैस रूल जो है वो क्या होता है, BO का मतलब ब्रैकेट्स ऑफ, उसके बाद जो है डी का मतलब होता है डिवीज़न, और उसके बाद एम है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब एडिशन होता है और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है। यानी BODMAS इस रूल के मुताबिक सबसे पहले आप ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे उस इक्वेशन की, उसके बाद जो है अपने डिवीजन का अमल करना है, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, एंड में एडिशन, एंड उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो इस तरह जो आपका आंसर निकलेगा वो आपने उस 4 जवाब जो वहाँ पर दिए हुए हैं उनमें से जो ठीक होगा वो आपने उसको क्लिक करना है। ठीक है, ये बोर्ड मैस रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ समझ कर आपने करना होता है एक इक्वेशन को कि उसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स अगर हैं तो वो ऑफ करनी है, ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, उसके बाद डिवीज़न करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देते हैं वो, इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें 9, फिर डिवीज़न का एक साइन है, सिंबल है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, देन मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो 2 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इसमें आप क्या करेंगे, लोग मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, हालाँकि बोर्ड मैस रूल के मुताबिक आप इसमें डिवीज़न पहले करेंगे। 9 डिवाइड बाई 3 आंसर 3 आएगा, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आंसर इसका बनता है। ठीक है? तो बोर्ड मैस रूल जो है वो इसी तरह के रूल आपको बताता है कि आपने एक इक्वेशन में ब्रैकेट्स अगर हैं तो उनको ब्रैकेट्स को सबसे पहले ऑफ करना है, और उसके बाद डिवीज़न करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, देन उसके बाद एडिशन, और उसके बाद आपने सब्सट्रैक्शन करनी होती है। नेक्स्ट है पेज नंबर 52, रेट, रेशो एंड परसेंटेज। इसके क्वेश्चन जो है ना अक्सर पीपीएससी में ज़्यादा रिपीट होते हैं उनके पेपर्स में। तो ये सिंपल से टॉपिक हैं, ये आप लाजमी देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में शायद दिया हुआ है ये रेशो, यहाँ पर दिया 52 पेज पर। अब रेशो क्या होता है, देखें जी, यहाँ पर एक इसकी पेज के डाउन वाली साइड पर आप देखेंगे, बॉटम वाली साइड पर, तो वहाँ लिखा है 4 to 5। इन वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है रेशो को किस तरह लिखते हैं, वर्ड्स के अंदर 4 to 5। और अगर इसी को आप रेशो फॉर्म में लिखते हैं तो 4:5, रेशो के दो जो है कॉलम नज़र आ रहे हैं जो आपको, 4:5 इन रेशो फॉर्म में होगा। और अगर इसी को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो 4/5 लिखेंगे। आपको जो है ना वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 4 to 5 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख कर दिखाएं।
या फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह होगी, तो फ्रैक्शन फॉर्म 4/5 होगा। और इसी तरह अगर आपसे 4:5 को अगर आपसे रेशो फॉर्म में पूछ लिया जाए तो 4:5 आप इस तरह लिख सकते हैं। तो रेशो ये समझने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्लाइड, उसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि इनमें से यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि 7:9 अगर है, फर्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है, इसके दो पार्ट हैं, एक 7 एक 9। जो लेफ़्ट साइड पे लिखा है वो 7 है, राइट साइड पे जो लिखा है उसको 9 बोलते हैं। अब इन दोनों के भी नाम होते हैं। 7 जो लेफ़्ट साइड पे उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो 9 राइट साइड पे है उसको कंसीक्वेंट बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि 7:9 में एंटीसीडेंट कौन-सा है? तो आपने आंसर देना है 7, यानी लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, और 9 जो राइट साइड पे है उसको कंसीक्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वैसे ऊपर से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें टॉपिक का मतलब ये है कि आपने जो रेशो है उसको सिंप्लीफाई किस तरह करना है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, जिस तरह 7:56 है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो सिंपल है बिल्कुल। 7 रेशो 56, आप एक ऐसे डिजिट से इसको डिवाइड करें जो दोनों को डिवाइड करता हो। जैसे 7 है, अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 भी डिवाइड हो जाएगा और 56 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 1:8 जो है इसका आंसर बनता है। यानी एक जो रेशो दी होती है उसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अब 3 डिजिट्स की जो रेशो है, इस तरह 9:36:48, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को डिवाइड कर जाए। उसके बाद रेट है, सिंपल, कि आपको एक जो है ना वो डिजिट दे दिया जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें आपसे अगर पूछा जाए कि 1 डज़न जो एग्स हैं, उनकी कीमत जो है वो 50 है, तो या 48 है, तो आप उसमें पर जो एग है उसकी कीमत क्या होगी? यानी 1 डज़न एग्स के अंदर आपको टोटल कीमत बता दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि 1 की उसमें वैल्यू क्या होगी? आपको पता होना चाहिए कि 1 डज़न के अंदर 12 होते हैं, तो 12 से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि एक जो है वो बनानास खरीदना चाहता है, जिसमें से जिसकी टोटल कीमत जो है 1 डज़न की वो क्या है, 12 की 168 है। तो उसका रेट क्या होगा? रेट से मुराद ये है कि सिंपल आप एक का वो रेट पूछ रहा है, तो 168 को आप डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आंसर आपके पास 14 आ जाएगा। इसी तरह जो है वो अगर 6 की जो वैल्यू है वो आपको मिलते हैं 60 में, तो इसका रेट क्या होगा? 60 को डिवाइड कर देंगे आप 6 से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10। इसी तरह जो है इस स्लाइड के अंदर ये बताया गया है कि आपको 1% का मीनिंग्स क्या होता है। 1% का मतलब है कि एक 100 में से एक हिस्सा, यानी 1/100। इसी तरह 40% का मतलब ये है कि 40/100, 100 में से 40वां हिस्सा। इसी तरह 64% का मतलब ये होता है 64/100। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6% ऑफ 100। अक्सर इस तरह के सवाल होते हैं कि 100 का 6% निकालना क्या होता है। अब देखें 6% का मतलब तो सिंपल ये है कि 6/100। 100 का आपने 6% निकालना है, तो 100 को डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 6/100 से, जिस तरह यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, तो आंसर इसका 6 आएगा। इसी तरह 320 का वो पूछ रहा है कि 25% क्या होगा। 25% को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 25% को आप 25/100 कर देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 320 से। इसी तरह 1000 का 42% निकालेंगे, तो 42%, जिस तरह पिछली स्लाइड में यहाँ पर बताया गया है कि 40% का मतलब 40/100 होता है। 64% को जो है आप 64/100 लिखते हैं। तो इसी तरह जो है 1000 का जो 42% होगा, आप 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 42/100 से, तो आंसर इसका 420 निकलता है। इसी तरह जो है यहाँ पर एक और एग्जांपल दी हुई है कि 40% ऑफ, अच्छा, ये हाउ मच मोर मनी डज़ ही हैव टू अरेंज फॉर बाइसिकल। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो है वो 2000 रुपये हैं, जो कि इक्वल हैं 40% किसी भी साइकिल के। तो आपसे उसने ये पूछा है कि उसको मज़ीद कितने पैसे चाहिए, यानी 2000 रुपये उसके पास हैं, उसने साइकिल लेनी है, और जो 2000 रुपये उसके पास हैं वो 40% के इक्वल हैं साइकिल की टोटल प्राइस के। तो 2000 को जो है वो डिवाइड कर देंगे 40% से,
तो ये आपका 60% की अमाउंट आ जाएगी, जो कि 5000 बनती है। 2000 डिवाइडेड बाई 40/100। और जब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये जो 40/100 ये उलट हो जाएगा, यानी 100/40 हो जाएगा। तो इक्वल टू ये आंसर इसका बनता है 5000। आपके पास पहले 2000 मौजूद हैं, तो 5000 की बाइक है, तो आप 3000 मज़ीद आपको ज़रूरत पड़ेगी ख़रीदने के लिए। इसी तरह जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी शॉपकीपर है, पेज नंबर 62 आप बुक खोलेंगे, वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा पूरा। यहाँ पर स्लाइड थोड़ी सी कट गई है। तो 5650 जो है वो एक कीमत है आर्टिकल की, जो कोई भी शॉपकीपर बेचता है। 10% अगर वो इंक्रीज़ कर दे तो फिर आर्टिकल की न्यू प्राइस क्या होगी। सिंपल है, अगर आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा अच्छी आती है तो आप यहीं से पता आपको चल जाएगा कि 5650 का 10% क्या होगा। राइट साइड पे जो ज़ीरो है ये काट देंगे तो 565 रुपये आपके पास 10% इंक्रीज़, इसका 10% आ जाएगा। 565 को जमा कर देंगे 5650 में, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 6215 रुपये। यहाँ पर एक उन्होंने एक तरीका बताया हुआ है, वो थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन आप अगर इस तरह क्विक आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब क्या होता है। 5650 को आप 10/100 करेंगे ज़रा, तो फिर आपके पास 565 आंसर आएगा। उसको फिर आप इसके अंदर टोटल प्राइस में जमा कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 6215 रुपये आएगा। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड, यानी अगर आपने एक किलोमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। इसी तरह जो है एक घंटों को आप सेकंड्स में या मिनट्स में तब्दील करेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिस तरह किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100, यानी किलोमीटर फी घंटा आप इसको बोल सकते हैं। 1 किलोमीटर ओवर 1 आवर, तो इक्वल टू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप 1 किलोमीटर से जब मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह 1 घंटे को अगर आपने मिनट्स में तब्दील करना है तो जस्ट 60 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मज़ीद अगर आपने सेकंड्स में करना है तो फिर मज़ीद 60 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह 1000 ओवर 360 100 3600 सेकंड्स, और इक्वल टू मज़ीद इसको डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो 5/18 मीटर फी सेकंड, तो ये इसका आंसर बनता है। इस तरह पैरामीटर एंड एरिया पेज नंबर 108 पर है। पैरामीटर किस तरह निकालते हैं, पैरामीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। ये सिंपल है कि जो यहाँ पर 2-3 तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर सबसे पहले पैरामीटर बताया गया है कि पैरामीटर का मतलब क्या होता है। लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड, यानी एक फील्ड है उसके अंदर जो फेंस बाड़ लगी हुई है, वो उसकी जो टोटल लेंथ है वो उसका पैरामीटर कहलाएगा। इसी तरह जो एक रूम है, रूम का जो टोटल फ्लोर की लेंथ होती है, उस लेंथ को अगर आप जमा कर दें प्लस कर दें तो वो आपके पास टोटल उस कमरे का पैरामीटर आ जाता है। इस तरह ये बुक आपको नज़र आ रही है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर मैथ्स बुक, ये आपके पास जो पेज नज़र आ रहा है इसकी तमाम जो साइड्स हैं उनको जमा कर दें तो ये आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। यानी पैरामीटर की डेफिनेशन सिंपल यही है, द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप इज़ कॉल्ड पैरामीटर। तो ये आपका टोटल पैरामीटर है। तीनों तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन दी गई है, तो ये लेंथ होगी टोटल बाउंड्री लाइन की, तो वो पैरामीटर होगा इसका ग्राउंड का। और फ्लोर की जो टोटल लेंथ है वो कमरे का पैरामीटर होगा। इसी तरह जो बुक है इसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है उसको जमा कर दें तो वो आपके पास पैरामीटर आ जाता है इसका। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इस फेंस के अंदर जो भी एरिया है, जो चीज़ है वो इसका जो है वो एरिया कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर आपको एरिया की डेफिनेशन यहाँ पे नज़र आ रही है, द रीजन इनक्लोज्ड विद इन बाउंड्री ऑफ अ क्लोज शेप। वो उसकी अगर आपने साइड्स को जमा किया है, टोटल लेंथ को अगर जमा किया है तो वो पैरामीटर था, लेकिन अंदर जो कुछ भी इसके मौजूद है वो इसका एरिया कहलाएगा। जिस तरह ये फील्ड है, द कॉस्ट ऑफ वीडिंग इन द प्लॉट, ये इसका एरिया होगा। इसी तरह द नंबर ऑफ टाइल्स इन द वॉल, वॉल के जो अंदर टाइल्स हैं, ये कितनी टाइल्स हैं वो उसका एरिया कहलाएगा। इसी तरह अगर आपने किसी को जो है दीवार को पेंट कर रहे हैं तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है दीवार को पेंट करने की, वो आपकी क्या कहलाएगी, एरिया कहलाएगा, जिसको आप पेंट करना चाह रहे हैं। इन दोनों के फार्मूलाज हैं निकालने के लिए। जो असल सवाल है वो ये होता है कि किसी भी जो शेप है उससे उसमें से आपको जो है पैरामीटर पूछा जा सकता है या उसका एरिया पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो शेप किस तरह की है।
वो जो है रेक्टेंगल भी हो सकती है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर के आंसर जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं वैसे अमूमन। तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड दी पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज़ लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर ऐसा होता है जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। तो इसमें एक साइड की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। आपसे इसका अगर पैरामीटर पूछा जाए तो जिस तरह पहले हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि जो तमाम साइड्स होती हैं उनको अगर जमा कर लें उसकी टोटल लेंथ को, तो वो आपका पैरामीटर कहलाएगा। तो इसकी 4 साइड हैं और एक साइड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इन सब को जमा करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ये इसका पैरामीटर होगा स्क्वायर का। इसी तरह जो है वो इसके एरिया की अगर हम बात करें तो इसका स्क्वायर का जो एरिया है वो एक फ़र्ज़ करो उसको लेंथ को एल से अगर लिखा जाए, तो उसको स्क्वायर अगर उसका ले लिया जाए तो ये इसका टोटल एरिया कहलाएगा। अगर 6 सेंटीमीटर है एक साइड की लेंथ और 6 का अगर स्क्वायर लें तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। आप इसको एरिया का फार्मूला भी कह सकते हैं कि कोई भी जो साइड है अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए इसका स्क्वायर का, तो फिर ये इसका टोटल एरिया बन जाता है। अगर ऊपर वाली एग्जांपल हम देखें उसमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ है एक साइड, अगर उसका स्क्वायर ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया बन जाएगा। यहाँ पर जो है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल की बात की गई है। पिछली जो स्लाइड थी इसमें स्क्वायर था, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ ऊपर जो है पैरामीटर पूछा गया था, नीचे यहाँ पर स्क्वायर पूछा गया था, एरिया पूछा गया था इसका। तो यहाँ पर जो है पैरामीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की शेप है, इसकी दो साइड्स की जो लेंथ है वो सेम होती है और दो साइड्स की जो लेंथ है वो उससे डिफरेंट होती है, लेकिन उन दोनों की सेम होगी। Length of a rectangle L is equal to 6 centimeter and breadth of rectangle B is equal to 4 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दी गई है। एक इसकी जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर इसका पैरामीटर आप निकालेंगे तो वो बन जाएगा 2 इज इंटू 6 प्लस 4, तो वो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर बन जाता है। तो अगर आप 20 सेंटीमीटर इस तरह देखें तो ये अगर 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की एक है इसकी साइड, तो इसके बिल्कुल अपोजिट पे जो लेंथ है वो भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। एक साइड पे अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है, दो साइड्स हमेशा इसकी बराबर होती हैं। तो 4 जमा 4 8 हो जाएगा, और इधर से 12 हुआ तब 12 और 8 20 होते हैं, तो 20 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, पैरामीटर होगा। इसी तरह जो है अगर आप इसका एरिया निकालना चाहें तो एक साइड को दूसरी साइड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को मल्टीप्लाइड 4 से करेंगे तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। इस स्लाइड के अंदर जो है ये एंगल्स दिए हुए हैं, ये वैसे आपने एक दफ़ा देखने हैं कि जो एक्यूट एंगल होता है वो किस तरह का होता है, राइट एंगल किस तरह होता है और ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह का होता है। ये दो स्लाइड्स के अंदर ये एंगल्स हैं, ये आपने बुक के अंदर 156 पेज नंबर पे यहाँ पर दिए हुए हैं, पेज नंबर 156। लास्ट वन है प्रोबेबिलिटी, चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इसको बोलते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये इसका फार्मूला है, सिंगल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकर इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, ये इसका फार्मूला है। ये आप देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो ये क्लास 6 जो है उसकी मैथमेटिक्स के वो पॉइंट हैं जो आपने लाजमी तैयार करने हैं। मैंने जल्दी बनाने की जो कोशिश की है वीडियो में, मैं चाहता हूँ शॉर्ट वीडियो बने, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सका मैं चीज़ों को, लेकिन मैंने आपको बुक भी बता दी है और उसमें पेज नंबर भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। बुक से आप लाजमी स्टडी करेंगे, इसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे एक एक दफ़ा। तो ये वो वाले टॉपिक्स हैं जहाँ से क्लास 6 की मैथमेटिक्स की बुक से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चंस कहीं भी नहीं होते, लेकिन आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये लाजमी तैयार करेंगे। कल इंशाल्लाह हम क्लास 7 की जो मैथमेटिक्स है उसका पोर्शन डिस्कस करेंगे, वहाँ के अहम जो सवाल हैं, अहम पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी तरह का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 8 जो है उसकी मैथमेटिक्स को देखेंगे। थैंक यू।